तो व्हाइट बोर्ड ओपन हो चुका है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो आज रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये हमारे आज का टॉपिक होगा। इसे हम डिराइव करेंगे। रिग्रेशन कोएफिशिएंट हम लिस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं उसे ही हम देखेंगे और थोड़ा सा रिग्रेशन का कंसेप्ट भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब देखिए कि रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं। हम रिग्रेशन में देखते हैं कि कोई वेरिएबल है y और वो x पे डिपेंडेंट है। यानी कि y x पे डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप आई भी दे सकते हैं, यानी कि ये पूरा डेटा सीरीज है। ठीक, तो इस डिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, y का x पे डिपेंडेंट होने का मतलब यही होगा कि y में चेंज होने से x में चेंज होने से y में चेंज होता है। यानी कि अगर x बढ़ता या घटता है तो y भी बढ़ता या घटता है, या उल्टा भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ने लगता है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है, और x के घटने से अगर y बढ़ने लगता है तब वो नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाता है। या आप इसे उल्टा भी इस तरह से ले सकते हैं कि x घटे और y भी घट जाए और x बढ़े और y भी घट जाए, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और ये क्या होगा, ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। तो ये चीज हुआ डिपेंडेंसी का। लेकिन यही चीज हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप टू वे था, यानी कि x और y में हम डिफरेंस नहीं कर रहे थे कि x डिपेंडेंट है y पर या y x पे डिपेंडेंट है, ये कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे थे। और वहां हम सिंपली देख रहे थे कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रोंग है, बस यही देख रहे थे। और जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्या होता था, -1 से लेकर +1 तक ही होता था, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ सिनेरियो कुछ और है। अब यहाँ जब आप इस फंक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जो सबसे जनरलाइज्ड फॉर्म होता है वो इस तरह से होगा कि वाई आई इज इक्वल टू बीटा नहीं b0 प्लस b1 x। अब ये x और y कोई वेरिएबल है और ये इक्वेशन बता रहा है कि y डिपेंडेंट है x पे। लेकिन यहाँ एक चीज आप देखिएगा कि ये वाला पोर्शन जो है इक्वेशन का वो x पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ये y का ये पोर्शन जो है वो x पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर x 0 भी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 0 हो जाएगा। तो ये x पे डिपेंडेंट नहीं है ये वाला पोर्शन, तो इसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो आप यहाँ रखिएगा, याद रखिएगा, इसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं b0 को। अब जैसे अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखिएगा, इस इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा और इक्वेशन मान लीजिए रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, यानी कि यहाँ ये वाला पोर्शन, ये पॉइंट, ये होगा बीटा 0। बीटा 0 मतलब b0, ये इतना, ये जो डिस्टेंस है यही होगा क्या, b0 होगा। ठीक, और इसका जो स्लोप होगा वो होगा b1, ये वाला होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये इंटरसेप्ट होता है और इसका जो स्लोप होता है वो ये b1 कोएफिशिएंट होता है। तो ये इक्वेशन को मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया कि ग्राफिकली ये कुछ इस तरह से होगा। और अगर नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, यानी कि इसके पहले यहाँ माइनस हो, तब क्या होगा, ये इस तरह से होगा और ये कहलाएगा इंटरसेप्ट, और इसका स्लोप जो है वो b1 कहलाएगा। यानी उसे b1 को आप स्लोप भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली चीज है कि ये जो इक्वेशन है, पहले मैं थोड़ा इसे इरेज कर लूं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। ये आप जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये सिर्फ इतना ही बता रहा है कि y जो है वो सिर्फ x से रिलेटेड है, यानी कि y सिर्फ x से ही अफेक्ट होता है और किसी वेरिएबल से नहीं होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। अब सोशल साइंस में क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल जो होता है वो बहुत सारे वेरिएबल से अफेक्ट हो सकता है। जैसे
अगर y को आप कंजम्पशन माने और x को आप इनकम मान ले, तो ये कंजम्पशन जो है वो सिर्फ इनकम पे ही डिपेंड नहीं करता है, वो आपके वेल्थ पे भी डिपेंड करता है। तो आप इस इक्वेशन में और भी कोएफिशिएंट जोड़ सकते हैं, जैसे b2 जोड़ दिया और यहाँ पे हमने wi जोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप जोड़ सकते हैं। एक बिहेवियरल चेंज भी हो सकता है, उसे भी आप जोड़ सकते हैं, यानी बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप हो सकता है आप अज्यूम कर ले कि ये सब चीजें आपको उतना प्रभावित नहीं करती हैं, तो आप इसे नहीं लिखेंगे, आप अपनी इक्वेशन को सिंपल ही रखेंगे, एक ही वेरिएबल को रखेंगे x1। तो बाकी वेरिएबल्स का क्या होगा, वो इफेक्ट तो कर रही है, भले ही आपने इंक्लूड नहीं किया होगा। या फिर कुछ ऐसे वेरिएबल भी होते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म में, जैसा कि मैंने कहा आपको कि बिहेवियरल चेंज जो होता है वो मेजर नहीं होता है। जैसे कोई योगी अगर भोगी बन जाए तो क्या होगा, उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो उसके बिहेवियर में चेंज होने के कारण वो उसका कंजम्पशन बढ़ा, इनकम बढ़ने या घटने से नहीं बढ़ा। तो उसे हम न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करते हैं, उन सारे वेरिएबल को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे एक एरर टर्म जोड़ देते हैं, जिसे हम यू आई से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल यू आई से। तो ये आपका एक रिग्रेशन फंक्शन हुआ जो इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है। अब पूरा इकोनोमेट्रिक्स इसी में, इस बीटा b0 और b1 जो कोएफिशिएंट है उसी को एक्यूरेटली एस्टिमेट करने में होता है। यानी पूरा इकोनोमेट्रिक्स में हम यही पढ़ते हैं, भले ही डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे और भी डायमेंशंस जुड़ते हैं, लेकिन मेन पर्पज यही होता है कि हम कोएफिशिएंट को जितना एक्यूरेटली हो सके मेजर कर लें। अब सोशल साइंस में ये पॉसिबल नहीं होता है एक्यूरेट मेजर करना, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना एक्यूरेट हो सके। अब ये जो इक्वेशन बना इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। ये गुजराती की बुक में ये आपको टर्म मिलेगा, शायद कोट्सोनिस की बुक में ना पढ़े, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ वो कोट्सोनिस से ही बता रहा हूँ। वो मुझे बुक बहुत सिंपल लगती है पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए। उसके पढ़ने के बाद आप गुजराती पढ़ेंगे तो आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, गुजराती आपको बहुत यूजफुल लगेगी। लेकिन इनिशियली शुरू में ही आपको इकोनोमेट्रिक्स का नॉलेज नहीं है और आप गुजराती पढ़ने लगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब जो भी हो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया पॉपुलेशन रिलेशन फंक्शन, लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी पॉपुलेशन के हर ऑब्जर्वेशन को काउंट नहीं कर पाएंगे, हर ऑब्जर्वेशन को हम कलेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको इंडिया का कंजम्पशन लेवल निकालना है, यानी कि इंडिया एक कंट्री है और उसका कंजम्पशन लेवल निकालना है, तो आप हर पर्सन से जाकर नहीं पूछेंगे कि आपका कंजम्पशन कितना है। आप क्या करेंगे, रेंडमली कुछ लोगों को लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपका कंजम्पशन कितना है, और उसी के बेसिस पे आप तय कर लेंगे कि हाँ इंडिया का कंजम्पशन लेवल इतना है, वो अपनी इनकम का इतना परसेंट कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो अब ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये पॉपुलेशन का है, तो हम जरूरी है कि हम एक ऐसा इक्वेशन लिखें जो उस सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह हम यहाँ वाई आई लिखेंगे, उसमें भी वाई आई वेरिएबल होगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस b0 है उसे हम क्या लिखेंगे, b0 कैप। ये दिखा रहा है कि ये सैंपल का कोएफिशिएंट है, और फिर यहाँ पे b1 के ऊपर भी कैप लगा देंगे और ये भी सैंपल का कोएफिशिएंट है। तो ये बन गया क्या, सैंपल का एक इक्वेशन बन गया। और यहाँ y कैप लिखेंगे क्योंकि ये हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ चीज देखिए कि हमें क्या करना है, कि हमें एक ऐसा एस्टिमेट निकालना है जो इसके करीब हो, कि y का एक ऐसा एस्टिमेट निकालना है जो इसके करीब हो। तो अब सैम्पलिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये इसके करीब कब होगा, जब सैंपल एकदम से रैंडम होगा। लेकिन सैम्पलिंग में भी बहुत सारे एरर हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बायस हो सकता है, उसके कारण सैम्पलिंग में कुछ एरर हो जाए, या बहुत सारी चीजें हो सकते हैं जो जो कारण से आप यहाँ पे इंक्लूड किए थे उसे यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, कि बहुत सारे रेलेवेंट वेरिएबल है जो हमने इंक्लूड नहीं किया है सैंपल में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक अलग एरर डिस्टर्बेंस टर्म का यूज करेंगे। तो अब ये एरर टर्म पॉपुलेशन का था, ये सैंपल में है। ये सैम्पलिंग क्या कहते हैं, सैम्पलिंग बायस को दिखाता है, यानी कि सैम्पलिंग एरर को दिखाता है। सैंपल में अगर कोई एरर हो जाता है तो ये उसे रिप्रेजेंट करता है।
हमारा पर्पज है इसे एस्टिमेट करना। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, एक्चुअल जो हमारा वाई आई होगा कब होगा, जब हम इस वाई आई इक्वेशन में जो हमने सैंपल कलेक्ट करके किया उसमें हम ये एरर टर्म जोड़ देंगे। ठीक, सॉरी ये वाला नहीं होगा, इसी में हटा देता हूँ। तो ये हो गया आपका सैंपल का, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, इस पॉपुलेशन के ये जो वाई वेरिएबल है इसे रिप्रेजेंट करता है। अब इसे आप थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा बीटा 0 B1 कैप 0 और फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ B0 कैप B कैप 0 और B कैप 1 और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स आई। मैं फिर से इसे मिटा देता हूँ, ये साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हो गया एक्स आई और फिर यहाँ पे हो गया आपका एरर टर्म। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये कोएफिशिएंट हमें निकालना है। हमें देखना है कि ये जो y डिपेंडेंट है x पे वो कितना डिपेंडेंट है, क्या रिलेशंस है उनके बीच और वो रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो ये कोएफिशिएंट ही हमें बताएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छा एस्टिमेट निकालना है इसका। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान दें, ये बी कैप 0 जो है वो एक्चुअल पॉपुलेशन B0 को रिप्रेजेंट करता है। ये इसके बराबर नहीं होगा लेकिन ये इसके करीब ही होगा, ये भी इसके बराबर नहीं होगा लेकिन इसके करीब होना चाहिए। हमें इसे ऐसे कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका एस्टिमेट है और ये इसका एस्टिमेट है। तो वही हमें करना है कि अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम मान के चलेंगे कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और हमने अपना निकाल लिया जो भी हमें निकालना था कोएफिशिएंट। हम मान लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअल बीटा B0 और B1 को निकालते हैं, तो हम सैंपल से ही निकालते हैं और उसे मान लेते हैं कि इसके बराबर है। हम टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि ये इसके जितना ज्यादा हो सके करीब। तो अब इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, वाई आई माइनस बीटा, सॉरी नहीं बीटा बार बार मैं बोल रहा हूँ, बी कैप 0 माइनस बी कैप 1 और फिर यहाँ पर एक्स आई। अब देखिए कि ये जो एस्टिमेट है, ये दोनों मैंने कहा कि ये दोनों एस्टिमेट है, ये इसका एस्टिमेट है और ये इसका एस्टिमेट है। तो ये एस्टिमेट अच्छे कब होंगे, जब ये एरर कम से कम होगा। जब एरर कम से कम होगा तो ये एस्टिमेट उतने अच्छे होंगे। तो अब हमारा पर्पस क्या होगा कि हम इसे मिनिमाइज करें, हम इसे मिनिमाइज करें। अब ये एक अप्रोच हो सकता है लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है कि हम इसे मिनिमाइज नहीं करें, हम इसके सम स्क्वायर को मिनिमाइज करें, जिसे हम लीस्ट स्क्वायर मेथड करते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम जब एस्टिमेट करेंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं अब इस बीटा 0 B0 और B1 को एस्टिमेट करने के, उनमें से एक लीस्ट स्क्वायर मेथड है। तो उसी के थ्रू हम यहाँ पढ़ेंगे। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर है, तो बहुत सारे मेथड है, अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल चीज़ों को ही देख रहे हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि सॉरी यहाँ लिस्ट स्क्वायर लिखना है मुझे। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड में मैंने क्या कहा कि हम सम को स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये जो एरर है उसके सम को स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप एरर का सम लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तब क्या होगा, इधर भी उसी तरह से सम होगा और स्क्वायर होगा। यानी कि आप इसे ऐसे लिख पाएंगे, वाई आई माइनस B0 कैप और फिर B1 कैप और फिर यहाँ पर एक्स आई पे स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारा पर्पस क्या होगा कि हम इसे मिनिमाइज करें। अब इसे मिनिमाइज करेंगे तो हमारा एस्टिमेट इससे बेटर निकलेगा। EI को मिनिमाइज करने से अच्छा है कि आप उसके सम स्क्वायर को मिनिमाइज करें। क्यों निकलेगा, तो इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है, उसमें मुझे डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैं अभी उसे स्किप कर देता हूँ। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्यों हम इसे मिनिमाइज नहीं करके लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज कर रहे हैं जिसमें हम इसे मिनिमाइज करते हैं, तो उसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब मिनिमाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है,
हम जानते हैं कि मिनिमाइज होने के लिए एक फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है जिसमें डिराइवेटिव जीरो के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसे बी जीरो के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव लेंगे और फिर बी वन के रिस्पेक्ट में लेंगे। अब यहाँ दो वेरिएबल है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो यहाँ दो वेरिएबल है तो हम पार्शियल डिराइवेटिव करेंगे और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज करेंगे। तो पार्शियल डिराइवेटिव में भी क्या होता है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिराइवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू ऑल वेरिएबल्स, वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ अगर हम बीटा बी जीरो के रिस्पेक्ट में इसका डिराइवेटिव करते हैं तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से हम जब इसे एरर सम स्क्वायर को बी वन के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव करेंगे, यहाँ पे भी कैप होगा, बी वन के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव करेंगे तो वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये प्रोसेस से ही हम आगे क्या करेंगे, इस बीटा जीरो और बीटा बी जीरो कैप और बी वन कैप को एस्टिमेट करेंगे, जो कि इसका एस्टिमेट है। तो ये लिस्ट स्क्वायर मेथड एक पॉपुलर मेथड है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट स्क्वायर ही एक मेथड है, जनरली जो सिलेबस का पार्ट होता है हमारा लिस्ट स्क्वायर मेथड ही होता है। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं और इसे ही एक्सप्लेन करते हैं। तो अब मैंने क्या कहा कि ये जो एरर सम स्क्वायर है इसे हम मिनिमाइज करेंगे, तो हम डिराइवेटिव लेंगे पहले एरर सम स्क्वायर का डिराइवेटिव लेंगे बीटा जीरो के रिस्पेक्ट में, बीटा नहीं बी जीरो के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आपने जो ये पीछे देखा कि ये जो आप पूरा देख रहे हैं इसका डिराइवेटिव क्या होगा, तो हम पावर फंक्शन का रूल करेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसे अच्छे से एक बार इधर से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, ताकि आपको पता चले कि डिराइवेटिव एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था एरर सम स्क्वायर का, ये कुछ इस तरह से था, ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा जीरो कैप फिर बीटा वन कैप एक्स आई फिर उस पर क्या था स्क्वायर। अब ये यहाँ पे हो नहीं रहा है, सॉरी, तो ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, अच्छे से मैंने लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन यहाँ पे इस ये पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर होगा। तो जब आप इसका डिराइवेटिव करेंगे बीटा बी जीरो के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हमें जीरो के बराबर करना है, तो इसका डिराइवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये टू इधर आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी ये पूरा ब्रैकेट में जो कुछ भी है हम इसे यहाँ पर लिख देंगे। अब ये चेन रूल होता है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि डिराइवेटिव का चेन रूल आपने पढ़ा है, पार्शियल डिराइवेटिव पढ़ा है, उसे उसके डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा, वो सारी चीजें मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में बता चुका हूँ, आप वहां से जरूर रिवीजन कर लें। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे आप जरूर पूछिएगा। इतना हो गया। अब ये क्या होगा, उसके बाद हम इसका डिराइवेटिव करेंगे, सिर्फ इस टर्म का डिराइवेटिव करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा -1, और इसे हमने क्या कहा था कि हम जीरो के बराबर लेंगे। अब हमने जीरो के बराबर ले लिया तो ये टू इधर जाएगा और ये -1 इधर जाएगा, तो वो भी जीरो में मिल जाएगा। तो आप सिंपली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई आई माइनस बीटा जीरो कैप प्लस बी वन कैप और एक्स आई, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जीरो। लेकिन हमने एक चीज यहाँ पे छोड़ दिया कि यहाँ समेशन होगा, और जब यहाँ समेशन होगा तो यहाँ भी समेशन होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ भी समेशन होगा और उसके बाद यहाँ भी समेशन होगा, और जब समेशन को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ समेशन होगा, और जब समेशन को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ n हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट से जब समेशन मल्टीप्लाई होता है तो वो n हो जाता है, और यहाँ पे जब समेशन मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके पीछे होगा क्योंकि ये वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे रिमूव करके तब लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये भी माइनस होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये माइनस होगा और ये b1 और फिर यहाँ पे समेशन एक्स आई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल होना काफी है, उसमें हम समेशन लगा सकते हैं, एन नहीं देंगे। जब ओनली कांस्टेंट होगा तब हम एन लिखते हैं उस समेशन को। अब ये जीरो के बराबर हो गया। अब ये ध्यान से देख लीजिए आप, कहीं गलती तो नहीं है, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है इसमें। अब इसे हम सोल्व करेंगे। अब जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, वाई आई इज इक्वल टू एन बी जीरो कैप प्लस
बी, क्योंकि ये माइनस है दोनों तो इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा समेशन एक्स आई। तो ये जो इक्वेशन बना इसे हम कहेंगे नॉर्मल इक्वेशन। आप ध्यान रखें, इसे हम नॉर्मल इक्वेशन कहेंगे और ये एक नॉर्मल इक्वेशन हुआ। ध्यान रहे कि ये एक नॉर्मल इक्वेशन हुआ, एक और नॉर्मल इक्वेशन हमें निकालना है। अब इस नॉर्मल इक्वेशन का ही यूज होगा हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने में। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब देखिए हम यही करेंगे कि अब हम बीटा b1 के रिस्पेक्ट में इसका डिराइवेटिव करेंगे। यानी कि b1 के रिस्पेक्ट में जब आप डिराइवेटिव कीजिएगा एरर सम स्क्वायर का, और इसे भी जब आप 0 के बराबर लीजिएगा, तो इसका क्या होगा, इधर से मैं थोड़ा लिखना शुरू करता हूँ। इसका हो जाएगा, ये तो उसी तरह होगा, पहले तो यहाँ 2 हो जाएगा, मैं थोड़ा इसे आगे बढ़ा के लिख रहा हूँ, यहाँ 2 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये समेशन रह जाएगा जैसा कि यहाँ पे है। उसी तरह इतना तक तो सेम होगा क्योंकि चेन रूल में इतना सेम होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इतना करने के बाद हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि ये वाले टर्म का। तो जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एक्स आई, और इसे हम 0 के बराबर ले लेंगे। इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इधर चला जाएगा और ये माइनस भी हम इसे इधर भेज सकते हैं। तब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन को हमने इससे मल्टीप्लाई किया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स आई वाई आई। अब समेशन इससे मल्टीप्लाई हुआ तो n हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ये एक्स आई वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये n नहीं होगा, ये हो जाएगा b0 कैप समेशन एक्स आई। और जब समेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स के पीछे तो समेशन आएगा ही, लेकिन ये एक्स भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा माइनस b1 कैप और उसके बाद ये एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब इसे ही थोड़ा आप रीअरेंज कीजिएगा तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, यानी कि आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू b0 कैप और फिर यहाँ पे एक्स आई और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा b1 कैप और फिर यहाँ पे एक्स आई पे स्क्वायर। ये भी है, ये भी एक नॉर्मल इक्वेशन ही है, ये भी नॉर्मल इक्वेशन है, ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन का यूज करेंगे और कोएफिशिएंट को एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि एक नॉर्मल इक्वेशन ये है और एक ये वाला नॉर्मल इक्वेशन है। आई थिंक इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो मैं एक बार मिला लेता हूँ। कोई गलती नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस नॉर्मल इक्वेशन को लिखेंगे, जो दोनों नॉर्मल इक्वेशन हमने एस्टिमेट किया था। एक तो ये वाला था आपका वाई आई और फिर इज इक्वल टू एन बी 0 कैप और फिर यहाँ पे था प्लस b1 कैप और फिर समेशन एक्स आई। ये पहला नॉर्मल इक्वेशन था। अब इसे आप थोड़ा रीअरेंज करें, उसके बाद हम दूसरे नॉर्मल इक्वेशन पे आएंगे। अब आप इसे थोड़ा रीअरेंज करें तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आप इसे इस तरह से लिख पाएंगे, यानी कि आपने यहाँ पे b0 कैप लिख दिया और इसको थोड़ा इस तरह किया, क्योंकि इसका एन भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, तो और इसे हम इस साइड भेज देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा वाई आई माइनस b1 कैप और फिर यहाँ पे समेशन एक्स आई। अब ये कैसे हुआ आपको ध्यान में रखना है, ये सिंपल रीअरेंजमेंट है, इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। यानी कि इसको मैंने इस साइड कर दिया, लेकिन लिखा मैंने इसी साइड है सबको, और फिर इसको इस साइड किया और उसके एन को नीचे ले आया, तो ये एक बन गया। मैंने इसको रीअरेंज किया है सोल्व करने के लिए, कोएफिशिएंट निकालना है हमें, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसे इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। अब देखिए दूसरा नॉर्मल इक्वेशन हमारा क्या था, वो कुछ इस तरह से था, एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू यहाँ पे बीटा 0 कैप
और फिर यहाँ पे एक्स आई, और फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस b1 कैप, और फिर यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर। ये एक नॉर्मल इक्वेशन हमारा निकला था। अब यहाँ पे देखिए कि हमने b0 की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, b0 कैप की, तो उसे ही हम यहाँ पे रख देंगे। इसे हम और सिंप्लीफाइड करें, रीअरेंज करें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला निकालना है। अब ये भी निकालना है, ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेकिन ये हमारा एक्चुअल वर्जन नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जब हम कहते हैं तो हम b1 कैप को ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। कहने के लिए कोएफिशिएंट दोनों ही है, लेकिन जब रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है तो बाय डिफॉल्ट हम यही मान के चलते हैं, और उसी का हम बाद में रिलेशन देखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ में। तो आप ध्यान रखें कि इसे ही हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो b की वैल्यू हमने निकाली है b0 की, इसमें हम रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसा मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ। आप भी लिखने का प्रयास करें। जैसे b0 की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया yi माइनस b1 कैप, और फिर यहाँ पे समेशन xi और बाय n। उसके बाद ये समेशन xi यहाँ पर पहले से है, और बाकी ये भी यहाँ पर पहले से, तो उसको मैंने जियो का क्यू रहने दिया। अब इतना तो हो गया। अब देखिए कि इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस ये पूरे जो ये राइट हैंड साइड है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, और n उसके कारण नीचे चला जाएगा। यानी कि अभी इधर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे जियो का क्यू हम इसे रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये n नीचे आ जाएगा, यहाँ पे n नहीं है, ये n नीचे आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप इसे लिख पाएंगे एक्स आई समेशन एक्स आई और समेशन वाई आई। हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस b1 कैप, और फिर यहाँ पे हो जाएगा समेशन एक्स आई पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्स आई पर स्क्वायर नहीं है, ये पूरे समेशन पर ही स्क्वायर है, समेशन पर भी स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों में समेशन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे समेशन पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इससे डिफरेंट है, ये यहाँ जो समेशन एक्स आई स्क्वायर है, और ये समेशन एक्स आई होल स्क्वायर है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये आप ध्यान में रखें, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। और बाकी ये चीज जो मैंने कहा कि एलसीएम निकाल रहे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n b1 कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर। इतना हमें कर लिया। अब हम n को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा n एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई समेशन वाई आई समेशन एक्स आई समेशन वाई आई माइनस b1 कैप, और फिर समेशन एक्स आई होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे n बी आई, फिर यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर। इतना तो हमने कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये b1 कैप निकालना है। हम क्या करेंगे कि जहां जिस टर्म में b1 है उसे एक साइड करेंगे, और जिसमें नहीं है उसे दूसरे साइड कर देंगे। तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। अगले साइड में जाएंगे तो फिर रेफरेंस लेने में दिक्कत होगी। तो अब यहाँ मैं क्या करूंगा कि इसे मैं इस साइड कर देता हूँ, और इसे इसी साइड रहने देता हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से समेशन एक्स, यहाँ पे n है, ध्यान रखना है, इसी n को हम इस छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, फिर उसके बाद एक्स आई है, फिर उसके बाद वाई आई है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये वाला जो टर्म है इसे हम इस साइड लेकर आएंगे। जब हम इसे इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स आई समेशन वाई आई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्स आई वाई आई है समेशन,
और यहाँ पे समेशन एक्स आई और समेशन वाई आई है। और बाकी इस साइड क्या बचेगा, इस साइड जो बचेगा मैं यहाँ इक्वल टू देकर लिख देता हूँ। तो हम इसे थोड़ा उल्टा लिख देंगे, या यानी कि पहले इसे लिखेंगे उसके बाद इसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें माइनस है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एन b1 कैप, फिर यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर, फिर माइनस b1 कैप, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में समेशन एक्स आई होल स्क्वायर। तो ये हमने इसे लिख दिया। तो ये थोड़ा रीअरेंज हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, क्योंकि जब हमें b1 कैप एस्टिमेट करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो पूरे इक्वेशन को हम क्या लिख करेंगे, उल्टा लिख देंगे। अब इसके लिए हम अगले स्लाइड में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो जब हम अगले स्लाइड में जाएंगे तो मैंने क्या कहा था कि हम उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एन, और क्या था यहाँ पे, एन बी वन कैप, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, एक्स आई स्क्वायर है, तो इसे ही हम लिख देंगे एक्स आई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, उसे भी आप देख ले यहाँ पे क्या है, बी वन, यहाँ पे भी b1 कैप है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, समेशन एक्स आई पर होल स्क्वायर है। और बाकी जो इस साइड वाली चीज है उसे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एन एक्स आई वाई आई, और फिर यहाँ पे माइनस देके हो जाएगा एक्स आई समेशन इंटू वाई आई। तो यही था। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे b1 कैप को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसे लिख पाएंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एन, फिर समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई पर होल स्क्वायर, ठीक इस तरह से। अब इस ब्रैकेट को आप थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, तो सेम ब्रैकेट जनरली नहीं दिया जाता है, तो यहाँ आप अलग टाइप का ब्रैकेट का यूज करें। इतना कर लिया हमने। उसके बाद इधर की चीजें वैसे ही रहेंगी, ये वाई आई हो गया, और फिर ये एक्स आई समेशन वाई आई, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है इसे हम इस साइड लेके चल जाएंगे। तो अब क्या होगा, हमने जो निकालना था रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो लगभग हम निकाल चुके हैं। बस यहाँ पे हमें जो है चीजों को रीअरेंज करके लिख देना है। तो यहाँ एन एक्स आई होगा, और फिर यहाँ पे वाई आई हो जाएगा, और उसके बाद माइनस एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई आई, समेशन एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई आई, और फिर नीचे भी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई पर होल स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल लिया। अब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला है, इसे और फॉर्मूला में भी लिखा जा सकता है। डेविएशन फॉर्म में हम इसे ऐसे लिखते हैं, समेशन एक्स आई वाई आई, और फिर नीचे होता है एक्स आई स्क्वायर, ठीक इस तरह से हम इसे डेविएशन फॉर्म में लिखते हैं। फिलहाल हम इस पे अभी नहीं जाएंगे। अगले लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट डे, मैं इसे डिराइव करके आपको दिखाऊंगा। अभी मैं इसे यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक। अब देखिए क्या करना है कि इसे मैं अगले लेक्चर में डिराइव करूंगा, अभी मैं इतना छोड़ देता हूँ। फिलहाल आप इसका ही प्रैक्टिस करें कि ये जो मैंने एस्टिमेट किया वो कैसे आया। अब ये मैंने सिर्फ बीटा वन के लिए B1 के लिए निकाला है, यानी कि B1 के लिए ही डिराइव किया है। अभी B0 के लिए मैंने डिराइव नहीं किया है, उसका प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐसे जनरली उसका जो लंबा चौड़ा इसी तरह का फॉर्मूला होगा, उसकी जरूरत आपको कभी पड़ती नहीं है। लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं, यानी कि हमने ये जो आपने निकाला, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसे ही मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो हमने यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन को रीअरेंज किया था, तो हमें कुछ ऐसा मिला था, b1 कैप इज इक्वल टू हाँ समेशन वाई आई, फिर माइनस यहाँ पे था सर, हाँ यहाँ पे माइनस था,
और फिर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे b1 और समेशन xi और उसके नीचे n था। अब देखिए कि n दोनों के नीचे है, समेशन yi के नीचे भी है और समेशन xi के नीचे भी है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, समेशन yi बाय n क्या हो जाएगा, ये y का मीन हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का मीन हो जाएगा, यानी कि b1 और फिर यहाँ पे x बार। अब कहने का मतलब क्या है कि आपको डायरेक्ट b0 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले b1 कैलकुलेट कर लें, b1 कैप, उसके बाद इसमें मीन कैलकुलेट कर लें x और y का, और b1 जो आपने कैलकुलेट किया है उसका यूज करके आप b0 निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको एक लंबा चौड़ा डिराइवेशन करना पड़ेगा, जो b1 का फॉर्मूला है उसे मैंने कहा कि अभी मैं नहीं करूंगा, नेक्स्ट में करूंगा। वही चीज जनरली बुक्स में नहीं दी होती है, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो पॉसिबल है, इसका भी फॉर्मूला हो सकता है कभी पूछ दे, इसलिए मैं उसे बाद में एक्सप्लेन करूंगा ही। तो फिलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा कल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर था, इसमें हो सकता है कुछ एरर हो या बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन मुझे जो अभी दिख रहा है इसमें कुछ गलती नहीं है। अगर मुझे कुछ गलती दिखती है तो मैं बाद में बताऊंगा, मैंने बहुत केयरफुली इसे तैयार किया है। जो भी हो, अगले लेक्चर में हम बाकी चर्चा करेंगे। अगर अभी आप किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो अभी तो कोई लाइव नहीं है, इसीलिए मैं इसे लाइव सेशन को एंड करता हूं, और जो भी रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनको मैं यही कहूंगा कि आप लाइव सेशन भी जरूर ज्वाइन करें और अपने क्वेश्चन जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और एक बात मैं बता दूं कि इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे जब हम रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल्स वहीं से पूछे जाते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।